स्वागत है आप सभी का देवभूमि का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरक सिंह को लेकर बीजेपी में मची सियासी हलचल की। मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल मच गई है। हरक ने न्यूज 18 के एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अपने मौजूदा कार्यकाल से खुश नहीं है। इस बयान और हरक और हरीश रावत के बीच बढ़ती नजदीकियों के बाद बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। हरक के वापस कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरक के बीच सचिवालय में लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी हरक सिंह रावत से मुलाकात की है। इस दौरान लोहाघाट के विधायक पूरन पर्त्याल भी मौजूद रहे हैं। वहीं आज पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी शाम दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाले हैं। उनका भी हरक से मुलाकात का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि बीजेपी आला कमान अब बहुगुणा के जरिए हरक को साधना चाहता है। हरक उन मंत्रियों में शामिल हैं जो 2016 में बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी के लोग सब बड़े खुश हैं। मेरी सबसे बातचीत होती है। कल मुख्यमंत्री से मेरी 1-2 घंटा बैठ के बातचीत हुई है। और मेरी जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात होने वाली है। अभी शाम को विजय बहुगुणा आ रहे हैं, तो मेरे तो सबसे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सीधा चलते अपने सहयोगी सुनील नवप्रभात के पास। सुनील, क्या लग रहा है आपको जो एक कवायद बीजेपी की तरफ से चल रही है? पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों पहले गए थे और लंबी बातचीत आज भी हुई है। मदन कौशिक ने भी बातचीत कर ली है हरक सिंह रावत से, और अब विजय बहुगुणा के जरिए साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल मनु, हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो मेरा मौजूदा कार्यकाल है ये सबसे निराशाजनक रहा है उनके अभी तक के सियासी सफर का। तो इसके बाद बीजेपी में लगातार हलचल देखी गई। अभी भी मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मदन कौशिक और हरक सिंह रावत के बीच बातचीत चल रही है। और जिस तरह से हमने बताया था कि कल मुख्यमंत्री से भी हरक सिंह की बातचीत हुई, बीजेपी की ओर से ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से हरक सिंह को मैनेज किया जाए, जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसको लेकर आज विजय बहुगुणा भी देहरादून पहुंच रहे हैं। विजय बहुगुणा वही पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में 2016 में कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो विजय बहुगुणा भी आज शाम तक देहरादून पहुंचेंगे। खुद हरक सिंह ने इस बात की जानकारी दी कि हरक सिंह की उनसे भी बातचीत होगी। और अभी मदन कौशिक के आवास पर हरक सिंह और मदन कौशिक के बीच यहाँ पर बातचीत चल रही है। इससे पहले विधायक पूरन पर्त्याल भी यहाँ पहुँचे थे, उनकी भी बातचीत हुई। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आपदा के दौरान जब खुद आपदा मंत्री लोहाघाट के दौरे पर थे, तो तब पूरन पर्त्याल का एक बयान बड़ी तेजी से सर्कुलेट हुआ था, वायरल हुआ था, जिसमें वो सरकार के खिलाफ बड़े गुस्से में ये बात कह रहे थे कि सरकार भले ही अखबारों में कुछ भी कह रही हो लेकिन ग्राउंड जीरो पे हालात बहुत बुरे हैं। आप नजर बना के रखिए क्योंकि बातचीत अभी चल रही है। उस बातचीत से क्या निकलकर सामने आता है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच आज दिल्ली में मीटिंग हुई। गणेश गोदियाल ने मीटिंग के बारे में बताया कि सोनिया गांधी ने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की है। साथ ही प्रदेश में आई आपदा को लेकर कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ितों का साथ दें। साथ ही दूसरे दलों के नेताओं की कांग्रेस में आने पर कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है। राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये जानने की कोशिश की कि चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्या एफर्ट्स हैं, क्या तैयारियां हैं। हमने अपनी तैयारियों का पूरा लेखा जोखा उन्हें बताया और ख़ास करके वो उत्तराखंड में जो अभी आपदा आई है उससे काफ़ी चिंतित थी। और उन्होंने हमसे ये उम्मीद जाहिर की है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में वो जो प्रभावित लोग हैं उनका साथ दें। उन्होंने हमारी तैयारियों का जायज़ा लिया। हमने पिछले 3 महीनों में जो कार्यक्रम किए उनका ब्यौरा दिया, आगामी कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया और उस पर उन्होंने कुछ अपनी राय जाहिर की कि इन कार्यक्रमों को और अच्छे परिष्कृत तरीके से इस तरह किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने ये अवगत कराया कि ये कांग्रेस का माहौल ये प्रदर्शित करता है। लोगों का बीजेपी से कांग्रेस में आना ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के लिए प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और इसी को भांपते हुए लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं।
कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत आज केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। हरीश रावत ने 2022 में कांग्रेस की जीत के लिए बाबा केदार से आशीर्वाद लिया है और आपदा प्रभावित लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना भी की है। दो 2022 में जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे तो सरकार किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2021 में कपाट बंद होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बाबा केदार का आशीर्वाद चाहिए। देवभूमि की सियासत में आस्था की भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए कपाट बंद होने के पहले कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत बाबा केदार के दरबार से आशीर्वाद ले आए। आशीर्वाद ये कि कांग्रेस 2022 में लौटे ताकि जो काम केदारनाथ में बाकी रह गया वो पूरा हो सके। हरदा का कहना है कि केदारनाथ में अब तक जो हुआ उसका क्रेडिट बाबा केदार को जाता है और जो काम मुख्यमंत्री रहते उन्होंने किया उसका न प्रचार किया न चुनाव में मुद्दा बनाया। यहाँ तक कि मोदी गुफा भी उनकी सरकार ने बनाई थी। देखो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। क्रेडिट किसी को है तो भगवान केदार ही को है। वो तो मोदी जी ने जिस गुफा में ध्यान किया वो भी हमारी बनाई हुई थी। जो इंटरनेशनलाइज होगी वो भी हमारी बनाई हुई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि हम जरा प्रचार में धीमे थे, हम प्रचार नहीं कर पाए। हमने केदारनाथ जी को प्रचार का माध्यम भी नहीं बनाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि केदारनाथ में जो कुछ हुआ वो उस वक्त के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की वजह से हुआ और हरीश रावत सरकार में केदारनाथ के काम की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। अगर आप बात करेंगे तो मूल स्थिति के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता थी वो विजय बहुगुणा जी की सरकार लाई और हरीश रावत जी के कार्यकाल के अगर केदारनाथ के पूरे कामों की जांच करा दी जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में करीब 400 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और तैयारी इस पूरे काम को देश में दिखाने की है। लेकिन 2022 चुनाव से पहले बाबा केदार के धाम में हुआ काम बीजेपी और कांग्रेस में सियासी मुद्दा बन गया है। दीपंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। जिस देवस्थानम बोर्ड पर 2 साल से बवाल मचा हुआ है, इस पर जल्द आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर अब हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के एक्शन का इंतजार है। क्या 2022 चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड भंग हो जाएगा या फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा? ये तस्वीर जल्द साफ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो हाई पावर कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन मनोहर कांत ध्यानी ने देवस्थानम बोर्ड पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ध्यानी का कहना है कि रिपोर्ट में तीर्थ पुरोहितों का ध्यान रखा गया है, पर आगे फैसला मुख्यमंत्री धामी को करना है। लोगों के कुछ अधिकार भी हैं, कुछ परंपराएं भी हैं, उन सबका सामंजस्य बना रहे और लोगों को संतोष हो। सूत्र ये है कि जो संबंधित लोग हैं उनको संतोष हो, ये प्रयास किया गया। तीर्थ पुरोहित बोर्ड भंग और एक्ट को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि पुरोहितों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आश्वासन बेकार नहीं जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर तक अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर विकल्प खुले हैं। कुल मिलाकर अब देवस्थानम बोर्ड पर आखिरी फैसला सरकार को करना है, वरना कांग्रेस 2022 में बोर्ड को भंग और एक्ट को फाड़कर गंगा में बहाने की बात कह चुकी है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी ध्यानी जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, अब उसका परीक्षण करने के बाद उस पर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। हम तो करेंगे, हम तो पहले दिन उसको इसका कानून जो है उसको बांध बूझ करके गंगा जी में समर्पित कर देंगे। नवंबर 2019 में देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला त्रिवेंद्र सरकार में हुआ और 2 साल पूरा होने से पहले सवाल 2022 का है। बोर्ड को भंग करने की मांग पर कांग्रेस पुरोहितों के साथ खड़ी है और बीजेपी सरकार को तय करना है कि उसे बोर्ड के साथ आगे बढ़ना है या फिर इस विवादित मसले का पटाक्षेप करना है। दीपंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। यूपी में प्रियंका गांधी ने चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। इसके बाद उत्तराखंड में महिला नेताओं की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बड़ी महिला नेताओं की भले ही कमी हो, लेकिन महिला कैंडिडेट्स इस बात से बेहद उत्साहित है
कि अब कांग्रेस महिला कैंडिडेट्स को 2022 में 40% तक टिकट देने की बात कर रही है। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस में महिला सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रही दीपिका पांडे कहती हैं कि प्रदेश में महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए बड़ा मौका मिलने जा रहा है और प्रियंका गांधी के यूपी में महिलाओं को 40% तक टिकट देने के बयान के बाद प्रदेश में भी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। देखिए, ये किसी भी महिला, खास करके जो राजनीति से जुड़ी हुई है, उसके लिए बहुत उत्साहवर्धक स्टेटमेंट है। प्रियंका जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी घोषणा यूपी के लिए की है। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में पूरे देश में यह करना ही पड़ेगा। आधी आबादी को उनका पूरा हक देने का काम कांग्रेस करती रही है और आगे भी राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम भी कांग्रेस सुनिश्चित करेगी। वहीं बीजेपी इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए अब हर विधानसभा में महिला सह प्रभारी बनाने जा रही है और साथ ही 33% महिला कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण संगठन में महिलाओं को दे रखा है और उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने महिलाओं को सह खातेदार बनाया है, यानी कि बेटियों को उनका हक मिले, बहनों को उनका राइट मिले, अब वो रिकॉर्डेड खातेदार बनेंगी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 33% आरक्षण हमने संगठन में दिया है, हम चुनाव में टिकटों में भी देंगे। अब महिला कैंडिडेट्स भले ही प्रदेश में कम हो, लेकिन इतना साफ है कि राजनीतिक नेतृत्व करने वाली महिलाओं की अभिलाषा अब जरूर बढ़ना तय है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में चुनाव करीब और इलेक्शन कमीशन भी इसी के मद्देनजर अब तैयारियों में लगा हुआ है। चाहे कोविड प्रोटोकॉल के तहत बूथ बढ़ाने की बात हो या घर घर जाकर नए वोटर्स को प्रोत्साहित करने की बात हो, चुनाव आयोग ने इलेक्शन को लेकर इस बार क्या खास इंतजाम किए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। नुक्कड़ नाटक से लेकर ईवीएम को सेंटर्स तक कैसे पहुंचाना है, नए वोटर्स की काउंटिंग और 1 नवंबर 2021 तक 18 साल पूरे कर चुके युवाओं के भी वोटर लिस्ट में नाम डालने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के एनरोलमेंट भी 1 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। जो आगामी आने वाले विधानसभा इलेक्शंस के लिए पहला हमारा ईवीएम्स का तैयारी है। जो हमारा M3 ईवीएम्स हमें पूरा उपलब्ध कराई गई थी, तो M3 ईवीएम्स यहाँ पे आने के बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद उसका फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC भी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स का हो गया है, देहरादून का भी कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें जो भी हमें वीवीपैट का एक्स्ट्रा हमें जो चाहिए था उसका भी रिक्वेजिशन हमने दिया है और उसको भी अलॉटमेंट हो गया है। तो वीवीपैट और ईवीएम्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हो गए हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है रिटर्निंग ऑफिसर और AROs का जो ट्रेनिंग होता है वो 4 दिन का ट्रेनिंग हमने कुमाऊं में और गढ़वाल का जो मुख्यालय में हमने 2-2 बैचेस में कराए। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। पहले एक सेंटर पर 1500 वोटर्स के वोट डालने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार इसे घटाकर 1200 कर दिया गया। साथ ही कैसे वोट डालते समय संक्रमण का खतरा ना फैले, इसके लिए भी चुनाव आयोग कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है। मशीन को सैनिटाइज करने के बाद ही इस बार वोटर वोट डाल पाएं, इसके लिए प्रॉपर तैयारियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोविड के बाद प्रोटोकॉल कितना दूर रहना चाहिए और उसके बाद ग्लव्स का यूज़, सैनिटाइजर्स का यूज़ और उसके बाद उसको क्लीन करना एवरी टाइम यू पुट द वोट। तो ये सभी प्रोटोकॉल हम भेज रहे हैं और उस पर जो भी सामग्री हमें खरीदना है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लेके हम इसको खरीद रहे हैं और उपलब्ध भी करा देंगे। और नोडल हेल्थ ऑफिसर भी हर जिले के लिए इसको देखने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं उसके लिए होंगे। उसके बाद हम रैशनलाइज भी कर रहे हैं। पहले एक बूथ में 1500 वोटर्स तक हो सकते थे, अभी कोविड को देखते हुए 1200 वोटर्स तक हम उसको लिमिट कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प तो हैं ही, लेकिन कोविड के नियम और इस पर मुकम्मल तैयारी ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।